चलो जी, अभी हम एमटीपी मार्च 2025 के जितने केस सिनारियो वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एम लिमिटेड वाला केस सिनारियो देखते हैं, जो कि प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज है और ये चेन ऑफ जिम्स चला रहा है, अलग अलग जिम्स इसके हैं। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर इंडेक्स को फॉलो करके अप्रैल टू मार्च इसका फाइनेंशियल ईयर है और 2001-2 में इसको कुछ सेवरल इशूज मिले जो कि हमें रिजॉल्व करके देना है। देखो पॉइंट नंबर 1 में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फाइनेंशियल ईयर का कितना है, 10,000 है। 10,000 इसका क्या फिक्स्ड प्रोडक्शन का खर्चा है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर आफ्टर कंसीडरिंग प्लांट मेंटेनेंस, नॉर्मल ब्रेकडाउन एंड आल्सो कंसीडरिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज 2000 एमटी। इन्हें सब नॉर्मल ब्रेकडाउन वगैरह को हटाते हुए आप एक्सपेक्टेड है कि पूरे साल भर में 2000 एमटी का यानी 2000 यूनिट्स बोल देता हूँ, 2000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे। वो यूनिट बोलना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बार बार बोलना है मुझे आपको। तो 2000 यूनिट्स पकड़ लो, हम प्रोडक्शन करेंगे। तो आप मुझे बताइए फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना खर्चा होगा आपका। 10,000 टोटल आपका खर्चा फिक्स प्रोडक्शन का और टोटल 2000 यूनिट्स बनाओगे तो पर यूनिट आपका देखा जाए तो पर एमटी आपका देखा जाए तो 5 रुपीज का खर्चा है। इट इज कंसिडर्ड दैट देयर आर नो क्वार्टरली या सीजनल वेरिएशन वगैरह नहीं है। मतलब हर क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होता है और हर क्वार्टर में 500 एमटी का प्रोडक्शन करोगे। मतलब देखो नीचे 4 अलग अलग क्वार्टर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में भी 500 एमटी, सेकंड में भी 500, थर्ड में भी 500, फोर्थ में भी 500। अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो मतलब फर्स्ट क्वार्टर तक 500 प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, सेकंड क्वार्टर तक 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, 500 मिला के क्यूमुलेटिवली। फिर 1500 का हो जाना चाहिए, फिर आपका 2000। ये क्यूमुलेटिवली इतना एमटी का प्रोडक्शन होना चाहिए। चलो, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब पहले क्वार्टर में आपने 400 एमटी प्रोडक्शन किया, बट नियम से तो 500 एमटी का प्रोडक्शन होना था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो प्रोडक्शन ओवरहेड हम जो कैपिटलाइज करते हैं वो हम कितना कर सकते हैं, 5 रुपीज करके 400 इंटू 5 हम कितना कर सकते हैं, 400 इंटू 5 हम 2000 ही कैपिटलाइज कर सकते हैं। ये 2000 ही कैपिटलाइज होगा क्योंकि आपने 400 यूनिट ही प्रोड्यूस किया है, तो उसका 5 रुपीज करके 2000 कैपिटलाइज होगा। बट देखा जाए तो 2500 आपका खर्चा आना चाहिए क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अगर 10,000 है तो हर साल का 2500 का खर्चा, हर क्वार्टर का 2500 का खर्चा होना चाहिए। मान लो हर क्वार्टर जो एक साल के बराबर है, तो एक साल के बराबर ऐसा समझ लो 4 अलग अलग साल है। तो पहले साल मान लो 2500 का टोटल खर्चा लगा, पर 2000 ही आप कैपिटलाइज कर पा रहे हो, तो डेट मीन्स वर्ड 500 आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे पीएनएल में। समझ में आया। अब अगले क्वार्टर में आपने 600 यूनिट का प्रोडक्शन किया। तो हम यहाँ पर क्यूमुलेटिवली देखते हैं, यहाँ पर तो 2 क्वार्टर, क्योंकि है तो एक ही साल, वैसे अलग अलग साल थोड़े ना, तो 2 क्वार्टर का मिला के क्यूमुलेटिवली हम क्या देखते हैं, 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। क्यूमुलेटिवली 1000 यूनिट इंटू 5 करके हम कितना कर सकते हैं, 5000 हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो हम 5000 कैपिटलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2000 पहले से कैपिटलाइज किए हैं, तो 3000 अभी हम कैपिटलाइज करेंगे। 3000 हम कैपिटलाइज करेंगे, मतलब पहले क्वार्टर में 2000 कैपिटलाइज करोगे, सेकेंड क्वार्टर में आप 3000 कैपिटलाइज कर दोगे आप क्यूमुलेटिवली देखोगे तो। लेकिन खर्चा तो 2500 ही है हर क्वार्टर का, तो खर्चा 2500, हम 3000 कैपिटलाइज कर सकते हैं, 500 आपका क्रेडिट हो जाएगा पीएनएल में। मतलब ये वही वाली बात हुई, जो पहले क्वार्टर में 500 आपने डेबिट किया था ना, अब उसकी भरपाई सेकंड क्वार्टर ने कर दी है, तो सेकंड क्वार्टर में ये डेबिट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। और अल्टीमेटली 1000 यूनिट ही आपका होना था 2 क्वार्टर में प्रोडक्शन, 5000 आपका कैपिटलाइज भी हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको, ऑलरेडी आपने ये पढ़ रखा हुआ है पहले से, है ना, ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा हुआ है। आई थिंक आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में देखो 500 कितना, थर्ड क्वार्टर में आपका कितना हुआ है, 500 ही हुआ है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी अगर हम बोलेंगे टोटल मतलब 1500 हो चुका, 1500 इंटू 5, 7500 टोटल हो चुका। 5000 पहले से कैपिटलाइज किया हुआ है, मतलब 2500 कैपिटलाइज कर दो, बात खत्म। और आपका 2500 ही खर्चा है, 2500 ही कैपिटलाइज कर दो, पीएनएल में कुछ नहीं आएगा, नो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा पीएनएल में। फिर अब अगले क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में आपका टोटल आपका 1900 में जानबूझ के क्यूमुलेटिव ले रहा हूँ, इंटू 5 कितना आ रहा है, 95 यूनिट आ रहा है क्यूमुलेटिव मिला के, जिसमें से आपने ऑलरेडी कितना कैपिटलाइज कर दिया है,
75 यूनिट कैपिटलाइज कर दिया है, यानी 2000 आप कैपिटलाइज करोगे, मतलब 5 यूनिट आप पीएनएल में चार्ज करोगे, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर जो भी आपके एमसीक्यूज देखेंगे, ये देखो यहाँ पर पहले वाला देखो, एज पर इंडेक्स 34 रीड विद इंडेक्स 2 what will the amount of fixed overhead allocated to actual production and the amount of expense to be debited credit to PL in the end of फर्स्ट क्वार्टर में हमें पता ही है 2000 कैपिटलाइज होगा और 5 मिनट डेबिट होगा पीएनएल में, ये हमने लिखा भी था। डन। एज पर इंडेक्स 34 यहाँ पर लिखा है कि कितना अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड जो है वो सेकंड क्वार्टर में कैपिटलाइज और पीएनएल में दिखाएगा। सेकंड क्वार्टर में आपका देखा जाए तो क्या होगा, क्यूमुलेटिव तो नहीं लिखा हुआ है, पढ़ लेता हूँ। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड allocated to actual production and the amount of expense to be debited credited to P&L by the end of second quarter। तो देखो बाय द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर देखा जाए तो ओवरऑल हमारा कैपिटलाइजेशन कितना हो जाना चाहिए, 5000 हो जाना चाहिए। ये देखो ओवरऑल यानी 3000 उस पीरियड में करेंगे, ओवरऑल आपका 5000 कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल इन्वेंट्री में। और पीएनएल हम क्रेडिट कर देंगे 5 यूनिट, पीएनएल 5 यूनिट क्रेडिट हो जाएगा। ये देखो आप, तुम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल आपका 5000 कैपिटलाइज होगा टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और 5 यूनिट क्रेडिट होगा पीएनएल में। हाँ, ये भी आपका दिमाग में आंसर आ सकता है, 3000 कैपिटलाइज होगा। अगर यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, रुक जाओ, फिक्स प्रोडक्शन एलोकेटेड टू एक्चुअल प्रोडक्शन, ओवरऑल देखा जाए तो 5000, इसमें मैं देखता हूँ इन्होंने क्या आंसर लिया, 2 का बी लिया है, यस वही ओवरऑल ही 5000 कैपिटलाइज जो इन्वेंट्री में हो वो पकड़ा है। हाँ, उस पार्टिकुलर ईयर में 3000 कैपिटलाइज करे, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में 2000 कैपिटलाइज कर चुके हैं, तो उस पार्टिकुलर क्वार्टर में 3000 करेंगे। तो एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटलाइजेशन हम ओवरऑल देखते हैं और पीएनएल तो हर पीरियड का बनता है, तो उस पीरियड का पीएनएल हम देखते हैं, उस पीरियड में 5 यूनिट क्रेडिट होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना, हम कैपिटलाइजेशन ओवरऑल वाला लेते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया। देखो ये वाला हमने पूरा कर दिया। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2001 को एम लिमिटेड ने, वही जबकि ये जिम भी चलाता है, इसने जिम मेंबरशिप 75 मिनट पर मेंबर फॉर फर्स्ट ईयर रखा, 200 कस्टमर विद एन ऑप्शन टू रिन्यू, सेकंड और थर्ड ईयर में रिन्यूअल का ऑप्शन है 6000 में। एम लिमिटेड एस्टिमेट करे कि एनुअल एट्रिशन रेट 50% होगा, मतलब पहले साल आपके 100 कस्टमर होंगे, अगले साल 50% एट्रिशन होगा, मतलब 50 होगा, 50% कम हो जाएगा, फिर अगले साल 50 में 50% और कम हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 100 में पहले साल तो हम 75 मिनट लेंगे, अगले साल 50 बचेंगे जिससे हम 6000 लेंगे, फिर अगले साल 25 बचेगा जिससे हम 6000 लेंगे। तो कितना आ रहा है, 6 5 30,000, 75 6 5 30 और 40 प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 आएगा, 12 लाख आ गया। और डिवाइड पर टोटल कितने हो गए नंबर्स, मेंबर 150 25 175 क्यूमुलेटिव मेंबर हो गए, यानी ये आ जाएगा डिवाइड बाय 175 भी तो हो रहा है, यानी 12 लाख डिवाइड बाय 175, क्योंकि टोटल 175 मेंबर हो गया 3 साल का मिला के क्यूमुलेटिव, पहले साल का 100, दूसरे साल का 50, फिर 25। तो आपका 6857 पर मेंबर देखा जाए तो रेवेन्यू बुक करोगे। ये ऑलरेडी सेम क्वेश्चन आपने इंडस 115 में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता, डिटो सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर 6857 आपका पर मेंबर आप रेवेन्यू दिखाओगे। तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ रेवेन्यू हम कितना दिखाएंगे, हम बोलेंगे 6857 दिखाएंगे, ये रहा। और ये भी आएगा कैसे पता, क्योंकि आपको 75 मिनट पहले साल पैसा मिलेगा, रेवेन्यू 6857 दिखाओगे, बाकी 643 का कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखाओगे, बात खत्म, है ना, बाकी का हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखाएंगे। तो ये तो आपका बुक का ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट अब वापस से एक और पॉइंट है इसमें, ये मिटा दे रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 3, 1 नवंबर 2000 को एम लिमिटेड ने 100 गॉड्स परचेज किया, स्पेशल ब्रीड का 10 लाख रुपए देखिए, विद ए ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 2%। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है, ऐसे को भी मेंशन कर देना था कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो 2% है वो बाई पे भी लगेगा, सेल पे भी लगेगा, ये मेंशन कर देते तो बढ़िया रहता। बट खैर, आप एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये एज्यूम करके चलना कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बाइंग के टाइम भी लगेगा, सेलिंग के टाइम भी लगेगा। तो आपने जब खरीदा तो आपने कितना देके खरीदा होगा, 10 लाख रुपीज दिया विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 2%, तो 10 लाख रुपीज आपने दे के खरीदा। मैं मानता हूं कि पैसा गया होगा 10 लाख प्लस 2% का ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी 10,20,000 आपका पैसा गया है।
ठीक है। तो इसकी आज की डेट में फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितनी, क्योंकि आपको याद होगा इंडेक्स 41 के हिसाब से हम जो भी बायोलॉजिकल एसेट है ना, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हम खरीदते हैं उसे हम फेयर वैल्यू में नहीं दिखाते, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में दिखाते हैं। तो जबकि इसकी फेयर वैल्यू आज की कितनी, देखो लिखा हुआ ये मार्केट 10 लाख रुपए इसकी फेयर वैल्यू है ना, भले हमने 10,20,000 दिया है बट इसकी फेयर वैल्यू 10 लाख है। 20,000 है तो हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट दिया है। और अब आगे जाके अगर आप इसे बेचोगे तो क्या 10 लाख में बेचोगे, यस आज की फेयर वैल्यू 10 लाख है, हम 10 लाख में बेचेंगे, बट हमारा 20,000 सेलिंग कॉस्ट भी लग जाएगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाएगा। तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितना आएगा, 9,80,000 आएगा, ये ध्यान में रखना 9,80,000 होगा। तो आप इनिशियली रिकॉर्ड करोगे इसे 9,80,000 में, ना कि 10 लाख में। 40,000 आपका लॉस होगा। अगर आपने 10,20,000 पे किया तो 40,000 आपका पीएनएल में जाएगा। आप 9,80,000 में ही दिखाओगे इस गॉड्स को, क्योंकि आज तुरंत अगर आप बेचने को जाओगे तो आपको 10 लाख रुपीस में बेचोगे जरूर, आपका 20,000 फिर से ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाएगा। तो आपको 9,80,000 इसका फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में रिकॉर्ड होगा। अब बाद में आगे जाके ईयर एंड में अगर ये 10 लाख इसकी फेयर वैल्यू हो गई, सॉरी 10 लाख से 9 लाख, 10 लाख तो पहले था, 10 लाख से 9 लाख इसकी फेयर वैल्यू होगी, तो 9 लाख माइनस 2% यानी कितना आ गया, 8,82,000 हो गया। तो 9 लाख जब खरीदा तब हमने दिखाया 9,80,000 में, और अब हम दिखाएंगे इसको ईयर एंड में 8,82,000, मतलब 98,000 का फेयर वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, आपका लॉस है, जो कि आपका रिकॉग्निशन लॉस होगा, है ना, रिवैल्यूएशन लॉस आप बोल सकते हो, इतने का 98,000 का नुकसान होगा। देखिए यहाँ पर पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट रिकॉग्नाइज ऑन द डेट ऑफ परचेस, ऑन द डेट ऑफ परचेस हम 9,80,000 में रिकॉग्नाइज करेंगे 10 लाख माइनस 2%, और बोला कि बाद में ईयर एंड में आप कितना गेन और लॉस रिकॉग्नाइज करोगे जब उसे फेयर वैल्यू में मेजर करोगे, तो ये भी मैंने निकाला था 98,000। आगे इतना वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, ये 9,80,000 से 8,82,000 में पहुंचे जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका एमटीपी मार्च 25 का अच्छा केस सिनारियो था जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट केस सिनारियो पे पहुंचते एमटीपी मार्च 2025 का। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ये मैं फटाफट ही आपको करा दूंगा क्योंकि आपकी बुक का क्वेश्चन है ये, डिट्टो आपके बुक का क्वेश्चन है, दोनों दोनों के दोनों डिट्टो आपके बुक का क्वेश्चन है ये, और ये भी आपको पता है ये भी डिट्टो आपके बुक का ही क्वेश्चन है। यस, एमटीपी मार्च 25 का और जो दो क्वेश्चन है भी बुक का क्वेश्चन है, एंड करा देता हूं चलो। चलिए एमटीपी मार्च 25 का केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं, और ये क्विकली करेंगे क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपके बुक में भी है। तो यहाँ पर आप देखो पी लिमिटेड का नंबर ऑफ बिजनेस सेगमेंट और कुछ गाइडेंस आपसे मांग रहा है, जहाँ पर इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बुक में है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री आपका दिया हुआ है, ओपनिंग फिनिश गुड्स 1000 kg है, और ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये फिनिश गुड्स नहीं रॉ मटेरियल इतना kg का है, और इसका कॉस्ट भी बता दिया उन्होंने 11,000 करके। जो आपका रॉ मटेरियल है ये आपका कितना है 1100 इंटू 1100 kg का 11,000 रुपीज़ है, मतलब 10 पर यूनिट हो गया आपका, पर यूनिट आपका 10 रुपीज़ हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए परचेज आपने जो किया है 10,000 kg परचेज किया 1 लाख में, तो यहाँ पर भी 10 रुपीज़ ही आया। तो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग आपको पता चल गया कि 10 रुपीज़ ही पड़ रहा है पर यूनिट का कॉस्टिंग, रॉ मटेरियल का पर केजी का कॉस्टिंग। लेबर का खर्चा आपका है इतना है 76,500, और ओवरहेड फिक्स ओवरहेड आपका 75,000 है। तो फिक्स ओवरहेड में तो हम ये भी देखते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है, यानी आप नॉर्मल लॉस भी निकालते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन दिया हुआ भी 15,000 kg होना चाहिए फिनिश प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इतना होना चाहिए। अब हम देखेंगे हमने प्रोडक्शन कितना किया है। आप देखो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे आपका फिनिश गुड्स 1000 kg था, और ईयर एंड में आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स 1200 kg हो गया, तो अपने आप तो नहीं बढ़ा, मतलब जितना करंट ईयर में आपने बना के बेचा, ऊपर से जितना बनाया उसी में से बेचे डाला आपने, पुराना इन्वेंट्री आपने यूज ही नहीं किया, क्योंकि 1000 kg का अभी 1200 kg, इसका मतलब ये आपने जो भी करंट ईयर में बेचा है उतना आप उसी साल में प्रोड्यूस किया है, ऊपर से और 200 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किया, जिस वजह से 1000 से 1200 हो गया। तो इससे हमें साफ पता चला, देखो हमने सेल्स किया 10,000 kg, है ना, फिनिश गुड सेल्स किया 10,000 kg। तो ये जो 10,000 जो हमने सेल्स किया, क्या हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स का इस्तेमाल किया, नहीं, कैसे, क्योंकि ओपनिंग जो 1000 है वो अभी 1200 हो चुका है,
तो ओपनिंग को तो छेड़छाड़ की नहीं, ऊपर से ओपनिंग को और 200 बढ़ाया है, तो प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? एक तो सेल वाला और 200, यानी 10,000 जितना सेल किया वो भी प्रोड्यूस किया और 200 ऊपर से और ज्यादा किया, मतलब 10,200 का आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है पर इस साल का टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 10,200 kg है आपका। और इसको कोई बच्चा फॉर्मूला में याद करना चाहे तो वो ऐसे कर सकता है, सेल्स, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, आपका यूनिट्स कितना प्रोड्यूस है वो पता चल जाएगा। एग्जाम के लिए अभी फॉर्मूला याद करना तो कर लो, अगर आपका दिमाग स्लो चलता है तो ऐसे कर लो, 10,000 प्लस 1,200 माइनस 1,000, यानी 10,200 आ जाएगा आपका। तो 10,200 हमें पता चल चुका कि हमने प्रोड्यूस किया है। अब देखो 10,200 का खर्चा कितना लगा प्रोड्यूस करने का, हम ये देखते हैं। करंट ईयर में आपने 10,200 प्रोड्यूस किया, करंट ईयर में उसका खर्चा कितना लगा आप देखो। आपका रॉ मटेरियल का खर्चा तो 10 रुपीज ही लगा है, इस साल रॉ मटेरियल का खर्चा 10 रुपीज लगा है, यानी 1,02,000 आपका रॉ मटेरियल का खर्चा। लेबर का खर्चा चलो पूरा, जितना लेबर को उतना ही पैसा दिया होगा जितना आपने उनसे काम करा है, 76,500 आपका लेबर का खर्चा, ये भी आ जाएगा। और इसके अलावा फिक्स ओवरहेड आपका 75,000 का खर्चा है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है, 15,000 kg बनाना चाहिए था, बट बनाया आपने कितना, 10,200 ही। तो 75,000 का 10,200 का ही आउट ऑफ 15,000 हम कैपिटलाइज करेंगे, बाकी पीएनएल में जाएगा। इंटू 10,200 डिवाइड बाय 15,000, यानी 51,000 ही आप कैपिटलाइज करोगे, बाकी पीएनएल में जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है, 1,02,000 का रॉ मटेरियल, 76,500 का लेबर, 51,000 का आपका फिक्स ओवरहेड, 229,500 आ रहा है। ये मैं रब कर रहा हूँ अभी, तो इतना मेरा 229,500 का मेरा खर्चा हुआ 10,200 यूनिट्स बनाने पर, इतना केजी बनाने पर। तो डिवाइड बाय 10,200 कर दूंगा तो मेरा 22.5 देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है पर केजी, इतना मेरा कॉस्ट लगा है, ये हमने समझ लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप बताओ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे। क्वेश्चन हमें बोला है क्योंकि ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड फॉर द सेल्स प्राइस फॉर द फिनिश गुड्स वाज रुपीज, ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड द सेल्स प्राइस फॉर द फिनिश गुड्स वाज रुपीज 20 पर केजी। तो आपका जो है 20 रुपीज में आप बेच पाए, तो आगे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स आपका 1200, उसको भी आप 22.5 में नहीं दिखा सकते और ना ही स्टार्टिंग का 25 में दिखा सकते, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और एनआरवी आपका कितना है 20 रुपीज है। तो ये जो फिनिश गुड्स है ना 1200, इसको आप किस में दिखाओगे, 20 रुपीज लोअर वाला, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी लोअर है, इन्हें 24,000 में आप दिखाओगे। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि रॉ मटेरियल भी 9.5 हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जबकि आपका 10 रुपीज था। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर फिनिश गुड्स आपका इंपायर हो रहा है तो रॉ मटेरियल का भी इंपायरमेंट हम कंसिडर करते हैं, लेकिन फिनिश गुड्स अगर इंपायर नहीं हो रहा है तो ऐसा सिचुएशन में रॉ मटेरियल इंपायर हो तो भी हम कंसिडर नहीं करते उसको, तो भी हम फुल लेते हैं। जबकि यहाँ पर फिनिश गुड्स इंपायर हुआ है 22.5 से आपने 20 लिया है, तो रॉ मटेरियल का भी आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेना है 9.5 करके। तो 900 इंटू 9.5, 8550 आएगा आपका। तो ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री जो रॉ मेटेरियल फिनिश गुड्स है उसका क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा। अब हम देखते हैं इन्होंने हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो हमने निकाला था 229,500 निकाला था ना, यस ये निकाला था हमने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, 24,000 फिनिश गुड्स का पूछा है, और रॉ मेटेरियल का पूछा है ये 8550, देखो 24,8550 निकाला था हमने, आराम से हो रहा है। फिर अब ये तो 2 पॉइंट जो पूछा है वो नेक्स्ट उसका टॉपिक का पूछा है, ये वाला। आपने क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है लीज में, मतलब कोई कोई एसेट आपने लीज पे लिया, उसके रिस्पेक्ट में आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है जिसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, और आपका ये इसका प्रेजेंट वैल्यू 5th ईयर के एंड में आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न मिलेगा, क्योंकि टोटल लीज पीरियड 5 ईयर्स का है। तो 10 लाख रुपीज आपका 5 साल के बाद आपको मिलेगा, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, पी फैक्टर दिया हुआ है तो इसी का इस्तेमाल करेंगे 5, 6 एंड 4 to 7, यानी 5, 6 एंड 4 to 7 का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो हम इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं, आपने पढ़ा ही है, हमने पैसे दिए हैं टू बैंक, हमने पैसे दिए हैं 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस हमने पैसे दिए देखो, लेकिन हम सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी फाइनेंशियल एसेट हम दिखाएंगे कितने का, 5, 6, 7, 4 to 7। तो बाकी का क्या दिखाएंगे, बाकी का पैसा आपका प्रीपेड लीज रेंट है, प्रीपेड लीज रेंट है आपका बाकी का, और ये आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ये आपका अदर एसेट है, क्योंकि
आप फ्यूचर में इसको एमोटाइज करोगे, कितना एमोटाइज करोगे फ्यूचर में, तो 10 लाख माइनस करके देख लो। ये सब ऑलरेडी आपने किया, 432573 है ना। तो ये आपका एमोटाइज होगा 5 सालों में। सब अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा हुआ, डिटेल्ड रिवीजन भी दिया हुआ, क्विक रिवीजन भी दिया हुआ मैंने, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपका ये पता चल रहा है हमें कि ये एंट्री होगी स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, सिक्योरिटी डिपॉजिट इनिशियली कितना रिकॉग्नाइज होगा, मैंने लिखा ये 56 and 427, ये आंसर होगा। और प्रीपेड प्रीपेड लीज पेमेंट इनिशियली कितना दिखा जाएगा, प्रीपेड लीज रेंट 432573। क्या था क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है तो आपके लिए बोनस है, प्रोवाइडेड आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो तो ये आपके लिए बोनस है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इंडेस 103 का बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो री मेजरमेंट पीरियड का कंसेप्ट है उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाएगा, ऑलरेडी आपके बुक में भी ये है। चलिए देखते हैं केस सिनेरियो 12 जो है एमटीपी मार्च 25 का ही है। एबीसी लिमिटेड एक्वायर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन 15 जनवरी 2001। यानी एक्विजिशन डेट हो गया ये 15 जनवरी 2001 है ना, जिस दिन हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं ना बिजनेस कॉम्बिनेशन का, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू में मेजर करना, जो अनरिकॉग्नाइज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसका भी अगर फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल है तो उसको भी रिकॉग्नाइज करना, और जो भी आपके परचेज कंसीडरेशन वगैरह हम देते हैं एनसीआर रिकॉर्ड करना वो रिकॉर्ड करते हैं, और डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं, दैट इज गेन ऑन बार्गेन परचेज या गुडविल हम दिखाते हैं। Few days before the date of acquisition, one of XYZ customer had claimed that certain amounts were due by XYZ under penalty clause for completion delay। यानी वही एक्वायरी ने कुछ कुछ completion delay किया जिसमें कस्टमर ने केस कर रखा हुआ है। एबीसी लिमिटेड ने एवेल्युएट किया कि डिस्प्यूट जो है वो मान लो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका XYZ जो कि एक्वायरी, और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 1 करोड़ इसका फेयर वैल्यू माना, एवेल्युएशन की बेसिस में माना कि 1 करोड़ की लाइबिलिटी बनती है जो कि बेस्ट एस्टीमेट है फेयर वैल्यू की। तो ऑब्वियस सी बात है एक्विजिशन डेट पे हम क्या करेंगे, 1 करोड़ की लाइबिलिटी शो कर देंगे। फिर आगे यानी अब ये पता चला कि 15 जनवरी को लाइबिलिटी आपका कितने का शो किया जाएगा, 1 CR का। फिर आगे क्या हुआ, अक्टूबर 2001 में जो कि विद इन द मेजरमेंट पीरियड, एक मेजरमेंट पीरियड विंडो था ना, 1 ईयर का मैक्सिमम मेजरमेंट पीरियड विंडो होता है, उस दौरान अगर आपको नई अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि पुराने एक्विजिशन डेट के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के रेस्पेक्ट में ही है, अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वहां पर हम क्या करते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट भी हम गुडविल में दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर मेजरमेंट पीरियड विंडो नहीं होता तो बाद में सब्सेक्वेंट चेंज कुछ भी होता है तो हम पीएनएल के थ्रू करते हैं। बट अगर विद इन मेजरमेंट पीरियड विंडो और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एक्विजिशन डेट वाला ही है तो ऐसे सिचुएशन में हम गुडविल के साथ खेल सकते हैं, है ना, हम मतलब रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं एक प्रकार से। तो अक्टूबर 2001 में कस्टमर ने प्रेजेंट किया एडिशनल इंफॉर्मेशन और उस हिसाब से फेयर वैल्यू बनती है 2 करोड़। तो अब हम इसको क्या मानेंगे, अब लाइबिलिटी को हम 1 करोड़ से 2 करोड़ कर देंगे, कब, 1 अक्टूबर को। और ये मेजरमेंट पीरियड विंडो में तो 1 करोड़ का गुडविल से ही आप एडजस्टमेंट करोगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो गुडविल भी इंक्रीज होगा। तो आपका ये मेजरमेंट पीरियड विंडो के दौरान आता है, तो ये आपका एडजस्टमेंट गुडविल में ही होगा। तो इतना तक हमने समझा। उसके रेस्पेक्ट में मैं आपको बता ही देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में देखो, एट व्हाट अमाउंट द कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिलेशन टू कस्टमर क्लेम शुड बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च यानी वही फर्स्ट 15 जनवरी एक्विजिशन डेट है, उसके बाद 31 मार्च तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। नेक्स्ट आपका 1 अक्टूबर का इन्फॉर्मेशन है, तो 31 मार्च को भी ये 1 करोड़ ही रहेगा। तो ये 1 करोड़ आपका आंसर हो गया। फिर at what amount the contingent liability be valued after making the adjustment for measurement period and in what account the adjustment is to be made with difference in the value। तो measurement period window के दौरान जो चेंज हुआ है वो आएगा आपका क्या, 2 करोड़ का, और एडजस्टमेंट गुडविल में करेंगे कितना, 1 करोड़ का। गुडविल में करेंगे 1 करोड़ का, मैंने तो बता भी दिया था। और ये भी बता दिए इंक्रीज करेंगे, गुडविल को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज बोल के 2 लाइन भी दे सकता था, तो ध्यान रखना गुडविल बढ़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटी जब आप बढ़ाओगे तो गुडविल भी आपका बढ़ेगा। तो ये भी हमने करा। अब इसके बाद अब पॉइंट नंबर 3 में क्या पूछा गया है, चलो वो आगे पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, एबीसी लिमिटेड continues to receive and evaluate information related to the claim after अक्टूबर। अक्टूबर के बाद भी ये कंटिन्यू रिसीव करता है। इट्स एवोल्यूशन डस नॉट चेंज टिल February, दैट इज आफ्टर द मेजरमेंट पीरियड। अब मेजरमेंट पीरियड तक तो कोई बदलाव नहीं हुआ, 2 करोड़ ही चला। मेजरमेंट पीरियड के बाद, क्योंकि देखो 15 जनवरी आपका एक्विजिशन डेट था,
तो 15 जनवरी 2002 तक ऐसे भी मेजरमेंट पीरियड विंडो खत्म हो चुका है आपका, एक साल के बाद। अब फैब आ चुका है, तो फैब में इन्होंने कंक्लूड किया कि फेयर वैल्यू जो है वो एक्विजिशन डेट पे 1.9 करोड़ थी, बट इसका कोई अब रेलेवेंस नहीं बचा। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट पीरियड विंडो खत्म हो चुका। तो एक्विजिशन, अब ये बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, 2 करोड़ भी नहीं था इसका, तो एक्विजिशन डेट के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से 1.9 करोड़ था। बट उसका कोई रेलेवेंस बचता नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट पीरियड विंडो खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे बोलते हैं बैंक बंद हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब आप मान लीजिए हर ईयर एंड में, एवरी ईयर एंड आप लाइबिलिटी को रीमेजर करते हो, जो भी डिफरेंस होता है वो पीएनएल में जाता है। तो वैसे ईयर एंड में एबीसी लिमिटेड ने डिटरमाइन किया कि 2.2 करोड़ इसकी फेयर वैल्यू है। तो उस हिसाब से 2 करोड़ से आप 2.2 करोड़ लाइबिलिटी बढ़ाओगे, मतलब 0.2 करोड़ से लाइबिलिटी बढ़ाओगे, ये पीएनएल में चार्ज होगा अब आपका, क्योंकि मेजरमेंट पीरियड विंडो के बाद की चीज है। तो बोलो सर इसका क्या करना है? इसका कुछ भी नहीं करना, ये तो उस दिन का फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से था, और मेजरमेंट पीरियड विंडो अगर होता तब हम इस्तेमाल कर पाते इसका। अब तो हम उस दिन का देखेंगे नहीं, अब हम मेजरमेंट पीरियड विंडो के बाद आज करंट सिचुएशन में क्या फेयर वैल्यू है, 2.2 करोड़ है, वो देखते हुए हम क्या करेंगे, 0.2 करोड़ का हम पीएनएल चार्ज कर देंगे। तो अब यहां पर आप देखो, इन्होंने पूछा एट व्हाट अमाउंट द कंटिंजेंट लायबिलिटी बी वैल्यूड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2002 एंड इन व्हाट अकाउंट द एडजस्टमेंट इज टू बी मेड। तो मैंने बोला ना 2.2 करोड़ आपका होगा, और रिटेन अर्निंग आपका 0.2 करोड़ से जाएगा, मतलब अल्टीमेटली पीएनएल ही जाता है। पीएनएल अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में ही जाता है आपका। पीएनएल अल्टीमेटली कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में जाता है आपका, तो इसलिए रिटेन अर्निंग लिखा हुआ है, मतलब पीएनएल ही है ये। तो ये हो चुका हमारा। अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। मर्क्यूरी। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर अगर हम देखें, एकदम सिंपल सा पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर पहली डिटेल्स दे दी है, उसके रेस्पेक्ट में एमसीक्यू है। मर्क्यूरी ने गुड्स सोल्ड किया है, जैसे पहला जो आपका डिटेल्स था उसके रेस्पेक्ट में 3 एमसीक्यू पूछे गए थे, जो हमने कर लिया। अभी पॉइंट नंबर 4 अलग से पूछा गया कि मर्क्यूरी ने गुड्स बेचा है मार्स को 10 लाख के कंसिडरेशन में, और रिसिट इसको पैसा कैसे मिलेगा, 3,33,000 करके 3 बार मिलेगा ओवर ए 2 ईयर पीरियड। मतलब एक पहला पहला तो 0th ईयर में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा पता है? पहला जो मिलेगा 0th ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पहला तो 0th ईयर में मिल जाएगा, और बाकी जो फर्स्ट ईयर में मिलेगा एक इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर में मिलेगा। इस प्रकार से पैसे मिलेंगे। और आपका कंपनी ने ऑफर किया डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट ऑफर किया है इफ पेमेंट इज मेड इन फुल एट द टाइम ऑफ सेल। तो अगर अभी पेमेंट कर दिया जाए तो 10 लाख पे 5% डिस्काउंट 9,50,000 ही लिया जाएगा, अगर अभी पेमेंट कर दिया जाए। उस हिसाब से इम्प्लिसिट रेट आ रहा है 5.36%, मतलब जब आप इसको 5.36% से खींचोगे और इसको भी 5.36% से 2 बार खींचोगे, तो आपका जो टोटल आएगा इंक्लूडिंग ये मिला के वो 9,50,000 ही आएगा, क्योंकि 50,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं ना 5%, तो 10 लाख में से 5% 9,50,000 हो रहा है। उस हिसाब से आपका 5.36% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। टोटल कंसिडरेशन ऐसे तो 10 लाख मिलेगा, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 9,50,000 ही है। तो पूछा रेवेन्यू कितना दिखाएंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रेवेन्यू जो हम दिखाएंगे वो हम कैश प्राइस इक्विवेलेंट ही दिखाएंगे 9,50,000। बाकी 50,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट इनकम होगा, रेवेन्यू में नहीं जाएगा, इंटरेस्ट इनकम होगा। तो रेवेन्यू 9,50,000 का होगा, बाकी 50,000 ओवर ए 2 ईयर पीरियड इंटरेस्ट इनकम दिखाया जाएगा टाइम बेसिस में। फिर पॉइंट नंबर 5 में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजीज कौन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज ही तो है जो कंप्यूटर को लर्न करके खुद ही टास्क परफॉर्म करना सिखा देती है। जैसे हम चैट जीपीटी वगैरह ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये वाला आंसर हो गया। तो हमने एमटीपी मार्च 2025 के सारे क्वेश्चन, जो 3 केस सिनारियो थे, ये तीनों केस सिनारियो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। चलिए अभी हम एमटीपी अप्रैल 2025 के जो भी केस सिनारियो वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखो, ए लिमिटेड इज एंगेज इन मल्टी प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस एक्टिविटीज। ए लिमिटेड प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड के हिसाब से, और अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। ड्यूरिंग द 2001-2 में कुछ कुछ इशूज देखे गए। पहला वाला, ए लिमिटेड प्रोड्यूस करता है एयरक्राफ्ट। The length of the time between first purchasing raw materials to make the aircraft and date the company completes the production and delivery 9 months लगता है आपका। यानी रॉ मटेरियल खरीदने से लेके मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने से लेके डिलीवरी तक 9 मंथ्स लगते हैं, और उसके बाद पेमेंट आने तक और 7 मंथ्स लगता है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर, ओवरऑल ऑपरेटिंग साइकिल का, ऑपरेटिंग साइकिल में क्या आता है, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके गुड्स बेचने से लेके पैसा आने तक का टाइम पीरियड होता है ऑपरेटिंग साइकिल। और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर आपको पैसा रिसीवेबल हो जाता है, उसको हम करंट एसेट मानते हैं। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है,
7 और +9, 9 + 7 यानी 16 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। और इन्होंने पूछा भी है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड और एयरक्राफ्ट, ये हो गया 16 मंथ्स। फिर व्हाट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बैलेंस शीट हुज अमाउंट वुड बी रियलाइज इन 15 मंथ्स। तो देखो जबकि ऑपरेटिंग साइकिल 16 मंथ्स है और अगर आपका ट्रेड रिसीवेबल्स रियलाइज हो जाएगा 16 मंथ्स के अंदर यानी 15 मंथ्स में, तब उसे हम करंट ही मानते हैं। तो एकदम सिंपल था ये तो। उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 जो है, ये पॉइंट नंबर 2 इंडेक्स 115 का डिटो क्वेश्चन यहाँ पर छाप दिया गया है। पूरा क्वेश्चन ही आपको मिल जाएगा, ये इलस्ट्रेशन है ये पूरा का पूरा। हमने इंडेक्स 115 वहां पर जो रिवीजन करा है, डिटेल्ड रिवीजन, वहां पर ये क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस भी किया है, जहां पर मैं फटाफट से अभी यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों ने करा हुआ है, क्योंकि ए लिमिटेड एडवर्टाइजिंग सर्विस देता है कस्टमर को। ए लिमिटेड ने सब कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हुआ है एफ लिमिटेड के साथ, है ना। और ए लिमिटेड यहाँ पर क्या सभी एस्पेक्ट को ध्यान रखता है। ए लिमिटेड क्या करता है, वही रिस्पॉन्सिबल है कि जो एडवर्टीजमेंट प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा कस्टमर का, उसके लिए वही रेस्पॉन्सिबल है। वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली काम करता है, ऐसा नहीं कि बस कस्टमर लाया दूसरे को पास ऑन कर दिया। एजेंट सर्विसेज नहीं देता है। ए लिमिटेड डायरेक्ट करता है कब कौन सा एड चलाना है, कैसे चलाना है। हाँ, यहाँ पर इन्वेंट्री रिस्क नहीं, वो कोई जरूरी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस देखते हैं हम। ऐसा नहीं कि सारे जैसे ये कोई इनकम टैक्स नहीं है कि मान लो उसमें हमने जो पढ़ा था वहां पर एजेंट और प्रिंसिपल के डिफरेंस में कि इन्वेंट्री रिस्क भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो वो सब कुछ पढ़ा था। तो वो उतना एज इट इज वैसा जरूरी नहीं है, हम यहाँ पर सब्सटेंस देखते हैं। तो ओवरऑल सब्सटेंस हमें ये फील हो रहा है कि हाँ यहाँ पर ये प्रिंसिपल की तरह ही एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम मानेंगे ए लिमिटेड जो है प्रिंसिपल है। मैं मानता हूँ मैंने यहाँ पर ये अच्छे से नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये करा हुआ होगा, क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है। कोई नया क्वेश्चन है तो अच्छे से डिटेल में समझाया भी जाए। यहाँ पर क्या ही समझो, मुझे पता आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। आप लोग भी नहीं चाहोगे कि समय की बर्बादी करें हम यहाँ पर, क्योंकि सेम डिट्टो बुक का क्वेश्चन और डिटेल्ड रिवीजन में अच्छे से कवर भी कराया हुआ है। अब देखो आगे केस सिनेरियो 14, वो खत्म, 3 ही था उसमें पॉइंट। केस सिनेरियो 14 आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिलेशन में है, इंडेक्स 40। देखो चलो जी, केस सिनेरियो 14 हम डिस्कस करते हैं। ये भी एमटीपी अप्रैल 2025 का पूछा गया है। एक्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एंगेज है और बताया कि 1 अप्रैल 2001 को एक्स लिमिटेड ने एक प्रॉपर्टी खरीदा जो कि लैंड है। लैंड खरीदा, ध्यान है, वो भी कितने में, 2 करोड़ रुपीस में। और इसने लीज पे दे दिया प्रॉपर्टी को एस एन ऑपरेटिंग लीज। एस एन ऑपरेटिंग लीज इसने लीज पे दे दिया प्रॉपर्टी को। तो ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा। कैसे, क्योंकि अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग को, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर कोई प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे देते हो या लीज पे देते हो, लीज यानी ऑपरेटिंग लीज पे देते हो, तब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है। फाइनेंस लीज पे देंगे तब तो वो डी रिकॉग्नाइज ही हो जाएगा एसेट। फिर तो वो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑनर ऑक्युपाइड मतलब ही नहीं, क्योंकि वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। जबकि ऑपरेटिंग लीज में दिया तो ये आपका क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब ये हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एनुअल रेंटल आपका 20 लाख आएगा, चलो ठीक है। अब ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इनिशियली तो कॉस्ट मॉडल अप्लाई होता है, सब्सेक्वेंटली भी कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई होता है। हम रिवॉल्यूशन मॉडल लगा ही नहीं सकते, ये आपको ध्यान में रखना। हम रिवॉल्यूशन मॉडल चाह कर भी नहीं लगा सकते, हम सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही लगा सकते हैं। फेयर वैल्यू में सिर्फ डिस्क्लोजर होता है इंडेक्स 40 के हिसाब से, ये तो आपको नॉलेज हो गई। तो अब यहाँ पर 31 मार्च 2005 को प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 2 करोड़ 60 लाख है। क्या हमें इससे कोई मतलब है? जी नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। अंडर द टर्म्स ऑफ द लीज, वाई लिमिटेड वॉज एबल टू कैंसिल द लीज बाई गिविंग 6 months नोटिस इन राइटिंग टू एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड मतलब जब चाहे 6 महीने का नोटिस देके ये कैंसिल कर सकता है जिसको लीज पे दिया गया वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने नोटिस दे दिया 31 मार्च 2005 को कि वो 30 सितंबर को खाली कर देगा, और उसने 30 सितंबर को खाली भी कर दिया। और जब उसकी फेयर वैल्यू थी 2 करोड़ 90 लाख। हमें क्या मतलब फेयर वैल्यू से, डिस्क्लोजर के लिए काम आएगा, प्रेजेंटेशन के लिए कोई काम नहीं है। 1 अक्टूबर 2005 को एक्स लिमिटेड ने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया प्रॉपर्टी को इनटू 10 सेपरेट फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज, और इसके लिए इसने खर्च किया 60 लाख रुपीस। तो हाँ, अब इसने इस लैंड को कन्वर्ट कर दिया इनटू 10 सेपरेट फ्लैट्स, और अब इसको ये क्या करेगा, बेचेगा। तो अब आगे ये इसके लिए क्या बन जाएगा पता है, इन्वेंट्री बन जाएगा। क्योंकि 10 सेपरेट फ्लैट बना के ये देखो लास्ट में बोला कि ये बेच पाएगा इसको 50 लाख रुपीस में, मतलब बेचेगा। तो अगर मान लो हम अभी क्या कर रहे हैं, अब इस लैंड को कन्वर्ट करेंगे, है ना, और कन्वर्ट करेंगे किसमें, लैंड एंड बिल्डिंग में, फ्लैट में, और फिर फ्लैट को बेच देंगे। तो अब ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहा, अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री बन जाएगा। और क्या अप्लाई होगा, इंडेक्स 2 अप्लाई होगा। अब ये आपके लिए इन्वेंट्री हो गया। और इन्वेंट्री कितने का कॉस्ट आप दिखाओगे, तो देखो इन्वेंट्री आपका परचेज प्राइस था 2 करोड़, और इन्वेंट्री में हमने पढ़ा है परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन वगैरह ये सब भी लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन है 60 लाख।
तो इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई 2,60,00,000 रुपीज। डन। अब ईयर एंड में आप मुझे बताओ इन्वेंट्री को हम किस में मेजर करते हैं, कॉस्ट या फिर एनआरवी, विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट तुम्हें पता चल गया इतने का है। अब इन्होंने एनआरवी भी दिया है क्या, देखो लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट वाज इनकम्प्लीटेड 31 मार्च 2006, और डायरेक्टर्स ने एस्टिमेट किया कि उसे 40 लाख फर्दर खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद सारा फ्लैट जो है 50 लाख करके बिकेगा। यानी सारा 10 फ्लैट्स कितने में बिकेगा, 50 लाख इंटू 10, यानी 5 करोड़ में सारा फ्लैट आप बेचोगे, 10 का 10 फ्लैट। लेकिन इसको बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 40 लाख का खर्चा होना है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा, 4.40 करोड़। तो ये एनआरवी है और ये कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, मतलब इसी में ही मेजर किया जाएगा, 2.6 करोड़ में ही मेजर किया जाएगा ये, है ना, क्योंकि एनआरवी इसकी कम है। अब हम देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। 30 सितंबर को पूछा कि प्रॉपर्टी किस वैल्यू में रिक्लासीफाई होगी। ऑब्वियस सी बात है, 2,60,00,000 में, 2 करोड़ आपका परचेज प्राइस था, 60 लाख कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन था। व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या हमने नहीं निकाला था नेट रियलाइजेबल वैल्यू, 4.60 होगा, सॉरी 4.4 नहीं, 4.6 होगा, 40 लाख माइनस करेंगे तो 4,60,00,000 आपका इसका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। एनआरवी है ना, यानी एनआरवी मतलब आपको ओवरऑल पैसा तो ऐसा 5 करोड़ मिलेगा, पर 40 लाख आपको भी स्टिल खर्चा करना है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो 4,60,00,000 इसकी एनआरवी है। एट व्हाट वैल्यू द प्रॉपर्टी बी सोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में किस वैल्यू में दिखाया जाएगा, ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यानी इसमें। तो आंसर है बी बी सी, देख लेते हैं हम, डी बी सी है। अच्छा जी, तो 2 करोड़ होगा क्या, 30 सितंबर 2005 को। यस, मेरे से गलती होगी बाद में, आपने तो 1 अक्टूबर 2005 को इन्होंने कन्वर्ट करना चाहा। 1 अक्टूबर 2005 से पहले तो 30 सितंबर को तो अभी तक कन्वर्ट हुआ ही नहीं, तो 30 सितंबर तक तो इसकी वैल्यू इतनी रहेगी, मेरे से गलती हुई पढ़ने में। तो 30 सितंबर को आपका 2 करोड़ तक ही खर्च है आपका। ये तो फिर बाद में, इसके बाद लेटर ऑन 1 अक्टूबर को आपका जो है कन्वर्ट हुआ है, तो उसके बाद ये 2,60,00,000 का बनेगा। अच्छा, वो कभी कभी गलती होना भी अच्छी बात है। गलती होने से क्या होता है, एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे, मैंने गलती की, अच्छा ही किया। अब आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे। तो मेरे ख्याल से पूरा परफेक्टली समझ में आया, डी बी सी, डी बी सी। क्योंकि मैं जनरली क्या करता हूँ, जल्दी से मैं नहीं चाहता कि मैं सॉल्यूशन देखूं, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ ही समझाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और कभी कभी गलती होना अच्छी बात है, चाहे टीचर करे या आप करो, बस वो गलती का सुधार हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले। तो चलिए अभी पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिस्टर एस इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड। बोले इसमें से कौन सा करेक्ट है, उसके लिए तुम पढ़ना पड़ेगा मैं डेटा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए इसे डोमेस्टिक पार्टनर, मतलब गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड होता है बाहर में, पता है जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में पति पत्नी को ही माना जाता है, मतलब पत्नी को ही रिलेटिव माना जाता है। पर बाहर में तो आपको पता ही, जैसे हमने देखा है, अगर मैं रोनाल्डो की भी बात करूँ तो वो लोग शादी नहीं करते, वो गर्लफ्रेंड बनाते फिर बच्चे उच्चे सब पैदा करते, बिंदास एकदम अपनी जिंदगी जीते एकदम, है ना। तो सब होता है, बस शादी नहीं होती है। तो वैसे यहाँ पर आप देखिए, मिस्टर ए जो है वो डोमेस्टिक पार्टनर है एमएसबी का, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है इन लोग, ठीक है। मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट किया एक्स लिमिटेड में, बी ने इन्वेस्टमेंट किया जेड लिमिटेड में। तो आप खुद बताओ, क्या एक्स और जेड रिलेटेड नहीं है, यस रिलेटेड है। क्योंकि डोमेस्टिक पार्टनर को जो दर्जा दिया जाता है, स्पाउस को भी वही दर्जा है, जो स्पाउस का दर्जा है ना, वही डोमेस्टिक पार्टनर का दर्जा है। क्योंकि इंडियस आईएफआरएस से उठाया गया है। तो बाहर में डोमेस्टिक पार्टनर को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितना हम पति पत्नी को देते हैं। तो उस हिसाब से ये देखा जाए तो मिस्टर ए और मिसेस बी जो है ये पति पत्नी है। तो पति अगर एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ, पत्नी दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई है, और हम मान के चल रहे, अगर मान लो इन दोनों में कंट्रोल, एक में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हम मानेंगे अच्छा खासा ही है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि यस ई और बी में क्या है, आपका ए और बी में रिलेशन है। लेकिन प्रोवाइडेड, उसके लिए जरूरी है कि मान लो पति ने भी एक्स लिमिटेड में कंट्रोल रखा है, पत्नी ने भी जेड लिमिटेड में कंट्रोल रखा है, या पति ने एक्स लिमिटेड में कंट्रोल रखा है, पत्नी ने जेड लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा। वो इंडेक्स 24 में आपने पढ़ा हुआ पूरा, वो सारा बताने को जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, बताओ कौन सा करेक्ट है, ये पूछा आपसे कौन सा करेक्ट है ये बताओ। मिस्टर ए इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी टू एक्स लिमिटेड इवन इफ इट कंट्रोल्स, क्यों नहीं भला, अगर कंट्रोल करेगा तब तो रिलेटेड पार्टी है ही। तो ये तो इनकरेक्ट होगा, ये तो इनकरेक्ट है। Z is related to X Limited if Mr. A controls or jointly controls X Limited, even if Mrs. B does not control or jointly control Z Limited। तब तो देखो आपका, अगर वहां पर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है तो फिर नहीं चलेगा, है ना। तो ये भी मेरे ख्याल से इनकरेक्ट ही है।
फिर जेड लिमिटेड इज रिलेटेड टू एक्स लिमिटेड इफ मिस्टर ए कंट्रोल्स और जॉइंटली कंट्रोल्स एक्स लिमिटेड एंड एमएसबी आल्सो कंट्रोल्स या फिर जॉइंटली कंट्रोल जेड लिमिटेड। तो ये करेक्ट है आपका, ये करेक्ट है, सिंपल सी बात है, यही करेक्ट है। अब आगे पूछा एक और, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ मिस्टर एंड मिसेस बी ओनली हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एक्स और जेड में रेस्पेक्टिवली, तो ऐसा सिचुएशन में एक्स और जेड रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाता है, सिंपल सी बात है, ऐसे सिचुएशन में नहीं माना जाएगा। तो सी बी सही है, ये सी ये वाला और भी एकदम सही है। तो ये भी पूरा हमने कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो सेम ही क्वेश्चन था, आपको याद होगा पहले भी कराया था आरटीपी मैंने, किसमें, सेम ही क्वेश्चन है ये वाला भी। चलो कोई ना, फिर भी हम कर लेते हैं फटाफट से। जी लिमिटेड इज करेंटली एंगेज इन डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स एंड आल्सो लुकिंग टू एक्सपांड ऑपरेशन वगैरह वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर। ये डेट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ करा हुआ है ऊपर, ये इसका एंट्री यही होगा ना। देखो हमने मान लो पैसे दिए हैं लीज में लेने के लिए 10 लाख, ठीक है, और इसका प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से 10 लाख का प्रेजेंट वैल्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइनेंशियल एसेट होगा 567427, और बचा हुआ होगा प्रीपेड लीज रेंट 43, जो भी आएगा वो प्रीपेड लीज रेंट होगा। तो यहाँ पर आप देखो पूछा क्या, व्हाट विल द इनिशियल अमाउंट ऑफ प्रीपेड, ये 432573 ये आपका, ये प्रीपेड लीज पेमेंट का पूछा है, ये होगा, करा है ऊपर ऑलरेडी। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च 2002, पहले 2001 एक साल के बाद। तो एक साल के बाद क्या होगा, ये जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है 567427, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% है, देखो तो इंटू 12% कर लो, 6809 बनाएगा, ये आंसर हो गया। कैलकुलेट द गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ आर लिमिटेड। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व पूछा, उसके लिए तो आपको दूसरा वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ये वाला। जी लिमिटेड ने एक्वायर किया 25% ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इतना में एक्वायर किया 25% को। एज ऑफ दैट डेट द कैरिंग वैल्यू वाज ₹3 लाख और फेयर वैल्यू था 4 लाख का। The excess of fair value over the carrying value was attributable to one of the buildings owned by R Limited having a remaining useful life of 20 years. R Limited earned a profit of ₹40,000 and other comprehensive income। एकदम सिंपल सा पहले का क्वेश्चन किया हुआ है, कुछ है नहीं। तो आप देखो आपने 1,25,000 देके 25% आपने एक्वायर किया है, तो हम दिखाते हैं ना इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। नेट एसेट्स आपका फेयर वैल्यू 4 लाख है, 4 लाख का 25% नेट एसेट्स आपका आ जाएगा 1 लाख का, और इनहेरेंट आपका 25,000 का गुडविल हो जाएगा, यानी 1,25,000 आप दिखा दोगे, बात खत्म, 1,25,000 हम दिखा देंगे। उसके बाद आगे इन्होंने बोला कि 40,000 अर्न किया, तो 40,000 का 25% 10,000 प्रॉफिट आपका पीएनएल में बढ़ेगा, और 10,000 का ओसीआई भी आपका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा कितना 25 मिनट, ये सब आपको पता है आता है। हाँ एक डेप्रीशिएशन जो हो रहा है नेट एसेट्स और फेयर वैल्यू में 1 लाख का आपका फर्क है, तो 1 लाख का जो फर्क है इसकी लाइफ कितनी है 20 ईयर्स, तो 1 लाख 20 ईयर्स में डेप्रीशिएट होगा, 1 लाख एडिशनल डेप्रीशिएशन भी आएगा, तो हर साल का 5,000 एडिशनल डेप्रीशिएशन आएगा, इसका 24% हमारा यानी 1250 का एक डेप्रीशिएशन भी माइनस होगा। तो ये मैं बस फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ना, ये सब करा हुआ है, कोई नया क्वेश्चन हो तो दिमाग लगाए, ऑलरेडी बुक के क्वेश्चन है, रिवीजन में सब कराए हुए। 1,35,000 1,36,250 आएगा ये। तो आपका यहाँ पर गुडविल तो 25,000 है, ये वाला आंसर होगा। व्हाट विल बी द जी लिमिटेड शेयर इन द प्रॉफिट एंड अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, तो निकाला था 10,000 और 2,500। यह सही है, मैं अननेसेसरी इसमें दिमाग लगा रहा था क्योंकि ये 1,250 भी तो माइनस हो रहा है, तो अल्टीमेटली पीएनएल में जो है ना 10,000 तो क्रेडिट होगा, लेकिन ये 1,250 माइनस हो जाएगा, तो ये 8,750 हो जाएगा, और ओसीआई में 2,500, मतलब मैंने ये 1,250 भी तो है जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो 8,750 नेट, मतलब ये नेट हो जाएगा 8,750 और 25 मिनट ओसीआई का, ये वाला आंसर है, बात खत्म। एडिशनल डिप्रिसिएशन भी एडजस्ट होगा ना, तो देखा जाए तो आपका जो 40,000 का प्रॉफिट में 10,000 आएगा, और जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो भी मिला के, तो 8,750 और 25 मिनट, ये वाला आंसर है। What will be the closing balance of investment in R Limited at the end of the year in the books of G Limited? क्लोजिंग बैलेंस तो निकाले था हमने 136,250, ये देखो ये रहा। तो अभी तक हमने क्या क्या, बी ए डी बी, अरे क्या हो गया, अच्छा दो बी बी ए डी 5 कर लिया ना, बी ए डी बी, सही एकदम, पूरा एकदम अच्छे से हो गया। फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ ये, चलो
तो ये वाला जो दो क्वेश्चन है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपका दिया होगा किससे रिलेटेड, फर्स्ट टाइम अडॉप्टर ऑफ इंडेस, मतलब ये इंडेस 101 कहीं ना कहीं लगेगा इसमें। एक्स लिमिटेड फर्स्ट टाइम अडॉप्टर ऑफ इंडेस है, डेट ऑफ ट्रांजिशन है 1 अप्रैल 2001। It has given 200 stock options to its employees. Out of these, 75 options have vested on 30th November 2000 and the remaining 125 will vest on 30th November 2001। मतलब 75 ऑप्शन वेस्ट हो गया है और रिमेनिंग 125 वेस्ट नहीं हुआ, अनवेस्टेड है। तो मैंने वेस्टेड और अनवेस्टेड ऑप्शन का मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो नहीं दिख रहे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमने पढ़ा था कि वेस्टेड के मामले में ना हम कंटिन्यू रिकॉग्नाइज करते इंट्रिंसिक वैल्यू में, है ना। फेयर वैल्यू में दिखा सकते हैं प्रोवाइडेड हमने पब्लिकली डिस्क्लोज किया हो फेयर वैल्यू का मेजरमेंट डेट पे, तो अलग बात है जो डिटरमाइन किया था मेजरमेंट डेट पे। लेकिन जो रिमेनिंग 125 अनवेस्टेड रहता है उसको तो हम इंडेक्स 102 ही लगाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। फॉर 75 ऑप्शन डेट वेस्टेड बिफोर द डेट ऑफ ट्रांजिशन, इसमें हम जनरली कंटिन्यू करते पुराना इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि पहले एएस में तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता था। एक्स लिमिटेड हैज टू अप्लाई इंडेक्स 102 एंड अकाउंट फॉर द सेम अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड, इसने पब्लिकली डिस्क्लोज किया। बात तो सही है, अगर डिस्क्लोज किया हो तब आप इंडेक्स 102 लगा सकते हो, अदरवाइज सब मत लगाओ तो चलेगा। फॉर 75 ऑप्शन डेट वेस्टेड बिफोर द डेट ऑफ ट्रांजिशन, एक्स लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडेक्स 102। हाँ सही है, ये भी ये नहीं लगा है तो भी चलता है वेस्टेड में, बट अनवेस्टेड में जो वेस्ट नहीं हुआ है उसमें तो आपको लगाना ही पड़ेगा इंडेक्स 102 और फेयर वैल्यू में मेजर करना ही पड़ेगा। तो तीनों अपनी जगह करेक्ट आंसर आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही आंसर करेक्ट है। देखो 6 का डी ये आंसर आएगा, परफेक्ट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी आपका ये जो आपका है चार्टर्ड अकाउंटेंट मैट फेस अ सिचुएशन इन विच कंप्लाइंग विद वन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स conflict with complying with one or more other fundamental principles. In such a situation the accountant might consult with those charged with governance। हाँ करना ही चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ करना ही चाहिए, लीगल काउंसिल हाँ एनी ऑफ द एबव। तो पॉइंट नंबर डी होगा मेरे हिसाब से आंसर, बस बात खत्म, है ना। तो ये तो कुछ था नहीं, तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको सभी के सभी केस सिनारियो एफआर के करा दिए यहाँ पर मैंने आपको।